यदि आप हमारे वीडियो को सोशल मीडिया पर उपयोग करना चाहते हैं तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। हमें कोई समस्या नहीं है। हमारे नोबल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। ताकतवर हुआ तो मैं उसे या दूसरों को नुकसान पहुंचाऊंगा? दक्ष ने पूछा। नहीं, हमारे पास एक और परीक्षण भी था जो आपके इरादों को मापने के लिए था। ये जांचने के लिए था कि क्या आपके पास कबीले या डार्क फेयरीज के प्रति कोई नकारात्मक इरादा है या नहीं। ये पता चला कि आपके पास नहीं था। फिर भी हम वास्तव में सतर्क थे। यदि आपने कुछ भी संदिग्ध करने की कोशिश की होती तो आप कुछ भी करने से पहले ही मारे जाते। जब आपने कुछ भी करने की कोशिश नहीं की तो यह एक बार फिर स्पष्ट था कि आप हमारे खिलाफ नहीं थे, मिंग लैन ने समझाया। तो तुमने एक अजनबी की मदद पाने के लिए इतनी लंबी योजना बनाई। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें पता होगा कि अगर तुम गलत होती तो तुम्हारी माँ की भी इसी तरह मौत हो जाती। अपनी सुरक्षा से ज्यादा कभी भी संरचनाओं पर भरोसा मत करो। देखो तुम्हारा भरोसा तुम्हें कहाँ ले आया। अब तुम मूल रूप से मेरी नौकर हो जो अगर उसने मुझे धोखा दिया तो मर जाएगी, दक्ष ने मिंग लैन से कहा। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मुझे पता है कि तुम मुझे नहीं मारोगे। यह वैसा ही है जैसा तुमने कहा था। तुम अपनी सुरक्षा के बारे में सोच रहे हो और मैं ये समझता हूँ। मुझे तुम्हारी बातों पर भी विश्वास है कि तुम अपना काम पूरा करने के बाद मुझे छोड़ दोगे। हम तुम्हारे खिलाफ नहीं हैं, ठीक वैसे ही जैसे तुम हमारे खिलाफ नहीं हो, मिंग लैन ने जवाब दिया। ये जानकर अच्छा लगा। तो दानव कबीला कितनी दूर है? दक्ष ने पूछा। हमें उड़ान भरने में 50 मिनट लगेंगे, लेकिन चूंकि आप उड़ नहीं सकते इसलिए आपको अधिक समय लगेगा, मिंग लैन ने दक्ष को जवाब दिया। किसने कहा कि मैं उड़ नहीं सकता? दक्ष ने हंसते हुए उसे असमंजस में देखा। आप कर सकते हैं, मिंग लैन ने अपने चेहरे पर स्तब्ध भाव के साथ पूछा। तुम्हें क्या लगता है कि मैं उस अदृश्य जाल में इतनी ऊंचाई पर कैसे फंस गई? मुझे लगा कि यह उससे स्पष्ट हो गया है, दक्ष ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। ओह ठीक है, अब जब आपने इसका उल्लेख किया है तो ये केवल तभी संभव है जब आप वास्तव में ऊंची छलांग लगा रहे हो या उस स्थान से उड़ रहे हो। मिंग लैन ने अपने सिर को हिलाते हुए अपनी उंगलियां अपने होठों पर रखी। खैर, मुझे दानव कबीले के बारे में सब कुछ बताओ जो तुम जानते हो। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या यह वही दानव कबीला है जिसके बारे में मैंने सुना था, दक्ष ने मिंग लैन से पूछा। इससे पहले कि मिंग लैन बोलना शुरू कर पाती, जून ने बोलना शुरू कर दिया क्योंकि उसने दक्ष की धारणा को खारिज कर दिया था। उनके लिए एक जैसा होना असंभव है। असली दानव कबीला दानव क्षेत्र में रहता है जिस पर दानव सम्राट का शासन है। वे इस जगह पर रहने के लिए नहीं आएंगे, जबकि उनके पास एक ऐसा क्षेत्र है जिसे मूल ऊर्जा के मामले में स्वर्ग के बराबर माना जाता है। उन्हें यहाँ के लोगों से नहीं जोड़ा जाना चाहिए, और अगर वे जुड़े भी हैं तो सबसे अच्छी स्थिति में इस जगह का दानव कबीला शायद आधा खून वाला होगा या शुद्धता के मामले में उससे भी कमतर होगा, जुन ने दक्ष से कहा। उन्होंने जवाब दिया, मैं भी यही सोचता हूँ, लेकिन सुनिश्चित होना बेहतर है। राक्षस सबसे अश्लील प्रजाति है। उन्हें हत्या और अराजकता पसंद है। वे लड़ाई से एक कदम भी पीछे नहीं हटते, लेकिन वे चतुर भी हैं। वे सुरक्षित खेलने की कोशिश करते हैं और अपने दिमाग का इस्तेमाल करके जमीन पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं। वे अपने कबीले के सदस्यों के लिए बहुत सुरक्षात्मक होते हैं और उनके जीवन का सम्मान करते हैं, लेकिन वे दूसरे लोगों के साथ वैसा व्यवहार नहीं करते। अगर उनमें से कोई मारा जाता है तो वे युद्ध छेड़ देते हैं, लेकिन जब वे किसी को मारते हैं तो वे बदले की उम्मीद नहीं करते। बहुत से कबीले उनके द्वारा पूरी तरह से मिटा दिए गए हैं, मिंग लैन ने समझाना शुरू किया। उन्होंने कहा, वे एक ऐसी जगह पर रहते हैं जो एक अजीब अवरोध से घिरी हुई है जो हर किसी को अंदर आने से रोकती है। हमारे लिए वहां प्रवेश करना असंभव है, लेकिन मेरा मानना है कि आप वहां प्रवेश कर सकते हैं। तुम क्यों मानती हो कि अगर कोई और प्रवेश नहीं कर सकता तो मैं प्रवेश कर सकती हूँ? दक्ष ने मिंग लैन से पूछा। हमारी जानकारी के अनुसार वो अवरोध इस भूमि की सभी प्रजातियों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, इसलिए यहाँ राक्षसों के अलावा कोई भी अवरोध पार नहीं कर सकता है। लेकिन चूंकि आप इस भूमि की किसी प्रजाति से नहीं हैं, इसलिए आप इसमें प्रवेश कर सकते हैं, मिंग लैन ने दक्ष से कहा।
क्या तुम्हें यकीन है कि उनके पास वो अंतरिक्ष वस्तु है जिसकी मुझे जरूरत है? दक्ष ने फिर पूछा। मुझे 90% यकीन है। हमारी जानकारी के अनुसार उनके पास ये होना चाहिए। इसके अलावा मेरी माँ ने कहा कि उनके पास ये है, मिंग लान ने कहा। ठीक है, मुझे अपनी माँ के पास ले चलो। अगर हम कुछ नहीं करते हैं तो मुझे 1 हफ्ते तक इंतजार करना पड़ेगा। उसके अनुसार उसे बताओ कि तुमने मुझे बताया कि मुझे क्या करना है और मैं सहमत हूँ। साथ ही उसे बताओ कि मैं उससे व्यक्तिगत रूप से बात करना चाहता हूँ ताकि सीधे उससे जानकारी प्राप्त कर सकूं। दक्ष ने मिंग लैन से कहा। ठीक है, मैं उसे बता दूंगी और तुम्हारे लिए एक मीटिंग का प्रबंध करूंगी। ये कल सुबह होनी चाहिए, मिंग लैन ने दक्ष से कहा और वो खड़ी हो गई। दक्ष ने अपना सिर हिलाकर उससे कहा कि वह जा सकती है। मिंग लैन कमरे से बाहर चली गई। दक्ष के पास वह रात थी और वह उसे साधना में बिताना चाहता था क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि वो सफलता के करीब है। दक्ष ने सर्प सम्राट को वापस पशु क्षेत्र में भेज दिया और साधना शुरू कर दी और सिर्फ 1 घंटे की साधना के बाद उसने पृथ्वी क्षेत्र के 9वें चरण में सफलता हासिल कर ली। दिलचस्प है, मुझे इस जगह पर ज्यादा क्यूई महसूस नहीं होती, लेकिन मेरी साधना की गति यहाँ तेज है। यहाँ जरूर क्यूई होगी जिसे मैं महसूस नहीं कर सकता। दक्ष ने गहरी सांस लेते हुए कहा और अपनी साधना जारी रखी। रात बीत गई और सुबह आ गई। मिंग लैन दक्ष को उसकी माँ के पास ले जाने के लिए उसके कमरे में पहुंची। इस बार भी वह अकेली थी, लेकिन जैसे ही दक्ष कमरे से बाहर निकला उसने वहाँ कई गार्ड देखे। वो मिंग लैन के पीछे गया और गार्डों की अनदेखी की। उसे मिंग लैन की माँ के कमरे में ले जाया गया। वो उससे बड़े हॉल में मिलने की उम्मीद कर रहा था, लेकिन वह ये देखकर हैरान रह गया कि यह उसका बेडरूम था, जैसा कि मिंग लैन ने दक्ष को समझाया था। गार्ड बाहर ही खड़े रहे, जबकि दक्ष और मिंग लैन अकेले ही अंदर गए। जैसे ही दक्ष कमरे में दाखिल हुआ, उसने पाया कि कमरा खाली था। कमरे में एक सफेद बिस्तर था, लेकिन यहाँ कोई और नहीं था। जैसे ही वो मिंग लैन से पूछने वाला था कि उसकी माँ कहाँ है, एक परिपक्व दिखने वाली महिला दूसरे कमरे से बाहर आई। उसके बाल गीले थे और उसने एक सफेद गाउन पहना हुआ था। उस महिला के बाल लंबे सुनहरे थे और चेहरा सुंदर था, बिल्कुल मिंग लैन की तरह। जिसका महिला ने मिंग लैन से कुछ पूछा, लेकिन दक्ष को ये समझ में नहीं आया। मिंग लैन ने भी कुछ इसी तरह का जवाब दिया। महिला ने आगे बढ़ते हुए अपना सिर हिलाया। वो दक्ष के करीब आए और अपने हाथ दक्ष के गालों पर रख दिए तथा उसका चेहरा अपने करीब लाकर उसे चूमने लगी। दक्ष को समझ में आ गया कि यह उनका कौशल ही था जिसने उन्हें उसकी भाषा समझने में मदद की। मिंग लैन ने वैसा ही किया जैसा उसने पहले 2 बार उसे चूमा था। हालांकि दक्ष जानता था कि सिर्फ वे ही उसकी भाषा समझ रहे थे, फिर भी उसने चुंबन का पूरा आनंद लिया। महिला के होठों का स्वाद मिंग लैन के होठों जैसा ही था, लेकिन कुछ अलग था। ऐसा लग रहा था जैसे वह उस अजीब सी मिठास में डूब रहा था जिसमें थोड़ा सा नमकीनपन भी मिला हुआ था। चुंबन कुछ सेकंड तक चला, लेकिन दक्ष को लगा जैसे ये काफी लंबा था। महिला ने हवा में सांस लेते हुए अपने होठों से अपने होंठ हटा लिए। कुछ सेकंड के बाद उसने फिर से अपने होठों से दक्ष के होंठ बंद कर दिए। दक्ष ने कोई गलत व्यवहार नहीं किया। वो महिला को गले लगाना चाहता था ताकि वो उसे बेहतर तरीके से चूम सके। दूसरे चुंबन के बाद महिला ने उसे छोड़ दिया और वापस बिस्तर पर चली गई। तो आपका नाम दक्ष है? महिला ने दक्ष की ओर देखते हुए पूछा। हाँ, यही मेरा नाम है, दक्ष ने जवाब दिया। मैं मिंग रन हूँ। मैंने सुना है कि मेरी बेटी ने तुम्हें सब कुछ बता दिया है, जो कि काफी आश्चर्यजनक है क्योंकि मैंने उसे अभी तक तुम्हें बताने के लिए नहीं कहा था। वैसे भी चूंकि यह पहले ही हो चुका है और तुम हमारी मदद करने के लिए सहमत हो गई हो, तो चलो अपनी बातचीत जारी रखें। अगर तुम कुछ भी जानना चाहती हो तो मैं शुरू करने से पहले अपने सवाल पूछ सकती हूँ, उसने कहा और उसने दक्ष को अपना सवाल पूछने का मौका दिया। ठीक है, तो फिर मैं अपना सवाल पूछता हूँ। सबसे पहले, अगर मैंने आपकी लड़कियों को बचा लिया, तो आप उसके बाद खुद की सुरक्षा कैसे कर पाएंगे? मेरा मतलब है, अगर मैं अपहृत लड़कियों को यहाँ ले भी आऊँ,
तो दानव कबीले को उन्हें फिर से ले जाने या गुस्से में आप पर हमला करने से कौन रोक रहा है? दक्ष ने पूछा। हमारे पास इससे निपटने के अपने तरीके हैं, आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, मिन रिन ने जवाब दिया। ठीक है, तो फिर मुझे अपना दूसरा सवाल पूछने दो। एक बात है जिसके बारे में मैं वाकई उत्सुक हूँ। मैं यहाँ आया था और तुमने मेरी मदद लेने का फैसला किया, लेकिन अगर मैं नहीं आता तो तुम क्या करते? क्या तुम अपने कबीले को सौंप देते या लड़ते? दक्ष ने पूछा। ये कुछ ऐसा है जिस पर मैंने अभी तक निर्णय नहीं लिया था। मैं कुछ भी निर्णय लेने से पहले इस बारे में सभी की राय लेने वाला था। आज मतदान होना था, लेकिन आप उससे पहले ही आ गए, मिन रिन ने जवाब दिया। मेरा दूसरा सवाल, अगर मैं उनके घर में घुसकर वो सामान ले लूं जिसकी मुझे जरूरत है, तो मैं आपकी लड़कियों को क्यों छोड़ूं? मैं आपकी मदद करने के लिए खुद को और भी ज्यादा खतरे में क्यों डालूं, जबकि आपके पास तो वो भी नहीं है जिसकी मुझे जरूरत है? दक्ष ने पूछा और उसकी आंखों में दिलचस्पी भरी नजर से देखा। क्या तुमने पहले ही हमारी मदद करने का वादा नहीं किया था? मिन रिन ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। मैंने किया, लेकिन मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुम्हें क्यों लगता है कि मुझे वह वादा निभाना चाहिए? यह मैं ही हूँ जो उनके घर में घुसने का जोखिम उठा रहा हूँ। अगर मुझे जो चाहिए वो लेना है तो ये समझ में आता है, लेकिन मेरे लिए तुम्हारे लिए ऐसा करना समझ में नहीं आता। यह उचित नहीं लगता, दक्ष ने चेहरे पर शिकन के साथ पूछा। वो मिन लैन की तरफ देखने से खुद को रोक नहीं पाया, क्योंकि उसे विश्वास था कि वह उसके इरादे को समझ गई है। वो यदि संभव हो तो कुछ अतिरिक्त पुरस्कार पाने की कोशिश कर रहा था। मिन रिन ने उसकी ओर देखा, जो अपनी बेटी के साथ बातचीत के बीच में था। वो उसके इरादों को गलत समझने से खुद को नहीं रोक सकी। उसने सोचा कि वह उससे अपनी बेटी की शादी करने के लिए कह रहा है। तो क्या आप सचमुच सैकड़ों लड़कियों को बचाने में हमारी मदद नहीं करेंगे? उसने फिर पूछा। उन्होंने जवाब दिया, मैं मदद करने की कोशिश करूंगा, लेकिन मैं गारंटी नहीं दे सकता कि अगर यह खतरनाक हो तो मैं ऐसा करूंगा। मुझे कुछ प्रेरणा की जरूरत है। मैं अपनी बेटी को किसी अजनबी को नहीं दे सकती, लेकिन इस पर बहुत सी जिंदगियां निर्भर है। मैं सिर्फ इसलिए पक्षपात नहीं कर सकती क्योंकि यह मेरी बेटी से जुड़ा है। अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो सैकड़ों मासूम लड़कियां मर जाएंगी, और अगर मैं युद्ध छेड़ दूंगी तो हजारों और लड़कियां मर जाएंगी। यही एकमात्र विकल्प लगता है, और अगर वह वाकई योग्य है तो उसे उन राक्षसों से शादी करवाने से बेहतर यही होगा। उसने उसे देखते हुए सोचा। ये लो, इसे पकड़ो, उसने कहा और एक पारदर्शी क्रिस्टल दक्ष की ओर फेंका। दक्ष ने अपना हाथ उठाया और उस क्रिस्टल को पकड़ लिया। जैसे ही क्रिस्टल उसके हाथ में आया, वो हरे रंग की रोशनी में चमकने लगा, जिससे पूरा कमरा भर गया। यह क्या है? दक्ष ने असमंजस में उसकी ओर देखते हुए पूछा। माँ ने उसे ये क्यों दिया? क्या यह ऐसी चीज नहीं है जिसका इस्तेमाल ये जांचने के लिए किया जाता है कि कोई व्यक्ति किसी अंधेरी परी से शादी करने के योग्य है या नहीं? क्रिस्टल जितना चमकीला होगा, वो व्यक्ति उतना ही योग्य होगा, मिन लैन ने असमंजस में सोचा। मैंने क्रिस्टल को इतनी चमक से कभी नहीं देखा। ये हरे रंग की रोशनी में भी चमक रहा है, जो केवल हमारे पूर्वज की शादी के समय ही देखी गई है। क्या वह हमारे पूर्वजों के पति की तरह है? उसके बाद इस धरती पर आने वाला सबसे योग्य व्यक्ति, मिन रिन ने सोचा, और उसके चेहरे पर शिकन छा गई। दक्ष अभी भी असमंजस में खड़ा था और मिन लैन और मिन रन के हैरान चेहरों को देख रहा था। मिन रिन उठ खड़ी हुई और दक्ष के करीब पहुंची। मैं आपकी इच्छा स्वीकार करती हूँ। आप पूर्वज के पति के बाद से प्रकट होने वाले सबसे योग्य व्यक्ति है। मुझे ऐसा करने में कोई दुख नहीं है। लो, उसने कहा और उसने अपने गले से एक हार उतार दिया। मिन लैन ने जैसे ही हार देखा, वो आश्चर्य से मुंह खोलकर देखने लगी। उसने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, क्योंकि उसे गलतफहमी का एहसास हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मिन रिन ने वह हार पहले ही दक्ष को दे दिया था। जैसे ही दक्ष ने हार को अपने हाथ में पकड़ा, वह गायब हो गया, जैसे कि वह उसके शरीर में समा गया हो। आह, मिन लैन ने कराहते हुए कहा, क्योंकि उसे लगा कि दक्ष के साथ एक संबंध स्थापित हो रहा है। दक्ष को भी अंदर कुछ महसूस हुआ। उसे लगा कि अब वह मिन लान की ओर ज्यादा आकर्षित हो गया है और अब उनके बीच किसी तरह का संबंध है।
उसे मिंग्यू और उसकी दूसरी महिलाओं जैसी भावनाएं तो नहीं थी, लेकिन यह निश्चित रूप से मिंग लान के लिए पहले की तुलना में ज्यादा थी। तुमने मेरे साथ क्या किया? उसने मिंग रन से पूछा। तुम जो चाहते थे वो मैंने तुम्हें दे दिया है। मेरी पिछली बेटी की शादी अब तुमसे हो चुकी है, उसे खुश रखना। दामाद जी, मिंग रिन ने दक्ष और मिंग लैन का हाथ थामते हुए कहा। उसने मिंग लैन का हाथ दक्ष के हाथ में दे दिया। दक्ष उसकी बातें सुनकर दंग रह गया। क्या मतलब है तुम्हारा? अब मैं शादीशुदा हूँ, दक्ष ने चौंक कर कहा और अपने हाथ छुड़ाकर पीछे हट गया। ओह, शायद आप नहीं समझ पा रहे होंगे कि यहाँ शादियाँ कैसे होती है। अगर आप अपनी परंपराओं का पालन करना चाहते हैं तो हमें बताएं, हम भी ऐसा कर सकते हैं। हालांकि वो पहले से ही शादीशुदा है। हमारे डार्क फेयरी कबीले में माताएं तय करती हैं कि उनकी बेटियों की शादी किससे होगी। जैसे ही हमारी बेटियां पैदा होती है, हमारे गले में एक हार आ जाता है। हम ये हार उस आदमी को देते हैं जिसे हमने अपनी लड़की के लिए चुना है। हार को पुरुष अपने अंदर समा लेते हैं और उनके बीच बंधन स्थापित होने के साथ ही विवाह संपन्न हो जाता है, मिंग रिन ने समझाया। क्या बकवास है, मुझे परवाह नहीं है कि यहाँ कैसे काम होता है। तुम अपनी बेटी की शादी मुझसे क्यों करोगे? दक्ष ने ऊंची आवाज में कहा। मिंग रिन ने असमंजस में उसकी ओर देखा। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या तुम उसकी मदद करने के बदले उससे शादी नहीं करना चाहते थे? यही तो तुम चाहते थे और मैंने तुम्हें अपनी बेटी दे दी, उसने जवाब दिया। मैं शादी के लिए नहीं बल्कि खजाने और अन्य चीजों जैसे इनामों की मांग कर रहा था। तुमने मुझे बताया भी नहीं और मेरी शादी करवा दी। मेरी पहले से ही पत्नियां हैं। अगर मैं उससे प्यार कर लेता तो ठीक रहता, लेकिन फिर ऐसा अभी तक नहीं हुआ है और मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ। दक्ष को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके साथ क्या हुआ। यह उनकी पहली आधिकारिक शादी थी और वह भी किसी ऐसे व्यक्ति से जो मूलतः एक अजनबी था। तुम खजाने के बारे में पूछ रहे थे। मिंग रिन ने चेहरे पर अजीब सी नजर से उसे देखा। अब कुछ भी नहीं बदला जा सकता। उसकी शादी तुमसे हो चुकी है और हार भी तुमने अपने पास रख लिया है। उसे तुम्हारे साथ रहना होगा और जब तुम जाओगे तो तुम्हारे साथ ही जाना होगा। नियम ऐसे ही है। साथ ही मैं क्रिस्टल पर विश्वास करता हूँ। तुम शायद शादी से खुश न हो, लेकिन तुम निश्चित रूप से मेरी बेटी के लायक हो और तुम उसे खुश रखोगे, मिंग रिन ने बड़बड़ाते हुए कहा। जब मैं जाऊंगा तो वह भी मेरे साथ जाएगी? दक्ष ने पूछा। हाँ, यही नियम है। इसीलिए हमारे डार्क फेयरी कबीले में कोई पुरुष नहीं था। जब भी किसी डार्क फेयरी की शादी किसी से होती है तो उसे अपने पति के साथ जाना पड़ता है और उसके घर रहना पड़ता है, मिंग रिन ने जवाब दिया। ये तो और भी पागलपन भरा हो गया है। फिर तुम अभी तक यहाँ क्यों हो? तुम्हें अपने पति की जगह पर होना चाहिए था, दक्ष ने मिंग रन से कहा। मेरा कोई पति नहीं है, मैंने शादी नहीं की है, मिंग रिन ने जवाब दिया। तो फिर तुम्हें बच्चा कैसे हुआ? दक्ष ने पूछा, लेकिन उसने जल्दी ही अंदाजा लगा लिया कि शायद ये किसी अफवाह की वजह से हुआ है। बच्चा पैदा करने के लिए उसे शादी करने की जरूरत नहीं थी। डाक परियां पति की जरूरत के बिना अपने बच्चों को जन्म देती है। हम अपने दिल के खून का इस्तेमाल करके अंडा बना सकते हैं जहां से हमारा बच्चा निकलता है। हालांकि जब वे शादीशुदा होती है तो यह अलग होता है। तब वे अपने पति की प्रजाति के अनुसार सामान्य रूप से जन्म देती है, मिंग रिन ने जवाब दिया और समझाया। तो मिंग लैन बिना किसी पुरुष की जरूरत के पैदा हुई है? जो भी हो, यह कोई समस्या नहीं है। समस्या यह है कि मैं शादीशुदा हूँ और आपने ऐसा करने से पहले मुझे समझाया नहीं, दक्ष ने आह भरते हुए जवाब दिया। मैं माफी चाहती हूँ, लेकिन मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकती। ये पहले ही हो चुका है, मिंग रिन ने चेहरे पर व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ जवाब दिया। दक्ष ने मिंग लैन की ओर देखा और पाया कि वह खाली नजरों से उसे देख रही थी। क्या तुम्हें ये शादी स्वीकार है? दक्ष ने मिंग लैन से पूछा। मिंग लैन ने कुछ नहीं कहा और सिर्फ अपना सिर हिलाया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ठीक है, अब से तुम मेरी पत्नी हो, लेकिन मैं तुम्हें याद दिला दूं, मेरी पहले से ही 5 पत्नियां हैं, दक्ष ने मिंग लैन से पूरी गंभीरता से कहा। 4, जुन ने अपना सिर चिल्लाया। तुम मेरी छठी पत्नी बनोगी,
दक्ष ने जून के विरोध को नजरअंदाज किया और आगे कहा। मिंग लैन ने फिर अपना सिर हिलाया। तुम बहुत हैरान और खंडन करने का नाटक कर रहे थे। मुझे लगा कि तुम्हारा पहले से ही कोई प्रेमी है और तुम उसके प्रति वफादार रहना चाहते हो, लेकिन तुम्हारी पहले से ही 5 पत्नियां हैं। मिंग रिन ने दक्ष से पूछा। जैसा कि मैंने कहा, अगर यह भावनाओं के कारण होता तो मुझे कोई समस्या नहीं होती, लेकिन मुझे जबरदस्ती वाली चीजें पसंद नहीं है, दक्ष ने जवाब दिया। समय के साथ आप में भावनाएं विकसित हो जाएंगी। मेरी बेटी पूरी दुनिया में सबसे अच्छी लड़की है, मिंग रिन ने गर्व से कहा। मेरी सभी महिलाएं पूरी दुनिया में सबसे अच्छी लड़कियां हैं, दक्ष ने अपना सिर हिलाते हुए जवाब दिया। ठीक है, तुम मेरी बातों से सहमत हो गए। चूंकि अब मेरी बेटी भी उनमें से एक है, तो क्या तुम लड़कियों को बचाओगे या मुझे तुम्हें वो खजाने देने चाहिए जिसकी तुम उम्मीद कर रहे थे? मिंग रिन ने दक्ष से पूछा। कोई बात नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कैसे हुआ, लेकिन अब तुम मेरा परिवार हो। मैं अपने परिवार से कोई खजाना नहीं मांगने जा रहा हूँ। ओह ठीक है, मुझे तुम्हें कुछ याद दिलाना भी चाहिए। चूंकि यह जगह 2 जगहों के बीच में है, इसलिए मैं तुम्हारी बेटी के साथ जाने के बाद शायद वापस न आ सकूं, दक्ष ने मिंग रन से कहा। ये ठीक है, जब तक मेरी बेटी खुश है, मैं खुश हूँ। बस उसे सुरक्षित रखें, मिंग रिन ने दक्ष से कहा। मैंने पहले ही उससे कहा था कि जब तक वह मेरे साथ है, मैं उसे सुरक्षित रखूंगा, और अब जब वह मेरा परिवार है, तो मैं उसे और भी अधिक सुरक्षित रखूंगा, दक्ष ने अपनी नई सास को जवाब दिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। तुम अब बहुत शांति से बात करते हो, लेकिन क्या तुमने सोचा है कि तुम अपने परिवार को ये सब कैसे समझाओगे? जून ने दक्ष से कहा। यही बात मुझे भी चिंतित करती है। मैं ईमानदारी से उन्हें बताऊंगा कि क्या हुआ, दक्ष ने जवाब दिया। मुझे पता है कि यह बुरा है, लेकिन मुझे यह अजीब लगता है कि तुम रात में संप्रदाय का पता लगाने के लिए मिंग्यू को छोड़कर चले गए, और सूर्योदय के समय तुम छठी पत्नी के साथ वापस आओगे, जुन ने हंसते हुए दक्ष से कहा। तो तुमने मान लिया कि वह मेरी छठी पत्नी है? मुझे पता था कि तुम्हें ये बात पता है, दक्ष ने जवाब में जुन को चिढ़ाते हुए कहा। तो आप उन्हें बचाने के लिए कब जा रहे हैं? मैं आपके साथ एक छोटी सी टीम भेजूंगी, मिंग रिन ने दक्ष का ध्यान आकर्षित करते हुए कहा। ये ठीक है, मुझे किसी टीम की जरूरत नहीं है, मैं अकेले ही बेहतर काम करता हूँ। मैं बस मिंग लैन को जगह दिखाने के लिए ले जाऊंगा, दक्ष ने जवाब दिया और प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। जहां तक जाने की बात है, मैं इसे जल्द से जल्द खत्म करना चाहता हूं क्योंकि मुझे वापस जाना है। मैं आज रात ही डेमन कबीले के लिए निकल जाऊंगा, उन्होंने आगे कहा। क्या आप सच में किसी और को नहीं ले जाना चाहते? मिंग रिन ने उससे पूछा। मुझे यकीन है, जब बात छिपने की आती है तो मुझे खुद पर पूरा भरोसा है, दक्ष ने जवाब दिया। ठीक है, मैं भी तुम पर भरोसा रखूंगी। मेरी बेटी को सुरक्षित रखना। मैं घोड़ों का इंतजाम करूंगी, मिंग रिन ने बिस्तर पर बैठते हुए कहा। इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम उड़ जाएंगे, दक्ष ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मैंने सुना है कि तुम उड़ सकते हो, लेकिन ये बहुत दूर है। मैं नहीं चाहता कि तुम वहां पहुंचने से पहले ही अपनी सारी ऊर्जा खर्च कर दो। घोड़े ले लो, इससे बस यात्रा में कुछ दिन की देरी होगी, मिंग रिन ने जोर दिया। हमारी ऊर्जा कभी खत्म नहीं होगी। मैं अपने उड़ने वाले जानवर का इस्तेमाल करूंगा, दक्ष ने उससे कहा। ऐसे जानवर जो उड़ सकते हैं और 2 लोगों को ले जाने के लिए पर्याप्त बड़े हैं। ऐसी चीजें मौजूद हैं? मिंग रिन ने आश्चर्य से पूछा। यहाँ तक कि मिंग लैन भी दंग रह गई। उसने स्नैक मोनाक को उड़ते हुए देखा था, लेकिन वह इतना बड़ा नहीं था कि एक व्यक्ति को भी ले जा सके। 2 की तो बात ही छोड़िए, जो जानवर लोगों को ले जा सकते थे और उड़ सकते थे, वे यहाँ काल्पनिक कहानियों की चीजें थीं। कुछ प्रजातियां खुद उड़ सकती थीं, जबकि अन्य जमीनी जानवरों का इस्तेमाल करती थीं, लेकिन उड़ने वाले जानवर पहले कभी नहीं देखे गए थे। बेशक वे मौजूद हैं, और हाँ, मेरे पास एक उड़ने वाला जानवर है। यदि आप वास्तव में उत्सुक हैं, तो आप इसे हमारे जाने के बाद देख सकते हैं, दक्ष ने मिंग रन को बताया। मैं वहां रहूंगा, मिंग रिन ने जवाब दिया। अच्छा, अब जब ये स्पष्ट हो गया है, तो चलिए वापस विषय पर आते हैं।
मैं मुख्य रूप से राक्षसों और उनकी भूमि के बारे में अधिक जानने के लिए यहाँ आया था। मैं उनके बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ। दक्ष राक्षसों के बारे में बात करते हुए गंभीर हो गया। उन्होंने अगले 2 घंटे मिंग रन के कमरे में बिताए। दानव कबीले और उसने दूसरों की ओर देखा और उन्हें बताया कि अभी क्या हुआ था। वो अब अजनबी नहीं है, वो मेरा पति है और मेरी माँ के आशीर्वाद से हमने अभी अभी विवाह किया है। कृपया उसके साथ सम्मान से पेश आए, मिंग लैन ने कहा। उसके शब्दों ने सभी को स्तब्ध कर दिया, जिससे हर जगह स्तब्ध कर देने वाली आवाजें सुनी जा सकती थी। वो और दक्ष हैरान महिलाओं को पीछे छोड़कर उसके कमरे में चले गए। दक्ष और मिंग लैन उसके कमरे में दाखिल हुए। जब दक्ष बिस्तर पर बैठा था, मिंग लान उसके सामने खड़ी थी। तुम क्यों नहीं बैठते? दक्ष ने पूछा जब उसने मिंग लैन को अपने सामने खड़ा देखा। बैठो। मिंग लैन उसके बगल में बैठ गया। तुमने मुझे उस हार के बारे में क्यों नहीं बताया? दक्ष ने मिंग लैन से पूछा और उसकी ओर देखा। मैं तुम्हें चेतावनी देने ही वाली थी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी, मिंग लैन ने जवाब दिया। क्या तुम सच में मुझसे शादी करके खुश हो? दक्ष ने पूछा और उसकी आंखों में देखा कि वह क्या महसूस कर रही है। मिंग लैन ने अपना सिर हिलाया। अब आप मेरे पति हैं और मुझे किसी बात का अफसोस नहीं होगा, मिंग लैन ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया। दक्ष ने अपना सिर हिलाया। ठीक है, तो फिर मुझे भी इसका पछतावा नहीं होगा। अब तुम मेरी औरत हो, उसने कहा। उन्होंने कहा, अब हिलना मत। उसने अपना हाथ उसकी छाती की ओर बढ़ाया। मिंग लैन ने अपनी आंखें बंद कर ली क्योंकि उसे उसके इरादों का अंदाजा था। दक्ष ने उसकी ड्रेस के ऊपर से छुआ और अपना हाथ अंदर डाल दिया। कुछ सेकंड के बाद उसने अपना हाथ वापस खींच लिया। कैटी उसकी उंगली पर थी। मिंग लैन ने अपनी आंखें खोली और देखा कि दक्ष ने क्या किया था। मुझे अपनी औरत को बंधक बनाकर रखने की जरूरत नहीं है, अब तुम स्वतंत्र हो, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर अपनी कैटी को वापस भेज दिया। धन्यवाद, मिंग लैन ने खुशी से मुस्कुराते हुए दक्ष को धन्यवाद दिया। इसके लिए मुझे धन्यवाद देने की कोई आवश्यकता नहीं है, दक्ष ने जवाब दिया। दक्ष को अब उस पर और भी ज्यादा भरोसा था क्योंकि अब वह अपने हुनर की वजह से उसके विचारों को सुन सकता था। पहले वह ऐसा नहीं कर पाता था क्योंकि उसके विचार एक अजीब भाषा में थे, लेकिन अब जब वह उसके विचारों को समझ सकता था तो उसे पता चल गया कि उसके मन में उसके लिए कोई गलत भावना नहीं थी। अब जब हमारे पास समय है तो मैं तुम्हें अपने परिवार और अन्य लोगों से मिलवाता हूँ, दक्ष ने उसे बताया और नकली विश्व रिंग की ओर देखा। सबसे पहले मैं तुम्हें अपनी 3 पत्नियों से मिलवा दूं, चौथी बाहर है, इसलिए तुम अभी उससे नहीं मिल सकती, दक्ष ने मिंग लैन से कहा। उन्होंने ज़ीकी, जू और मेई को नकली दुनिया से बाहर निकाला। तीनों लड़कियां उनके सामने आईं और असमंजस में चारों ओर देखने लगी। क्या हम भूत द्वीप पर हैं? जिक्विंग ने दक्ष से पूछा। वो कौन है? उसने मिंग लैन की ओर इशारा करते हुए पूछा। जू और मेई पिछली बार की तरह चुप थे। हम भूत द्वीप पर नहीं हैं। इसके अलावा मैंने आपको उससे मिलवाने के लिए बुलाया था। कुछ अजीब हुआ है और मैंने सोचा कि मुझे आपको बताना चाहिए, दक्ष ने लड़कियों को देखते हुए जवाब दिया। क्या हुआ? जिक्विंग ने चेहरे पर शिकन लाते हुए पूछा। खैर, हुआ ये कि मैं भूत द्वीप पर था। मैं कुछ करने की कोशिश कर रहा था जब मुझे अंतरिक्ष के बीच मौजूद इस भूमि पर टेलीपोर्ट किया गया और फिर दक्ष ने स्पष्टीकरण देना शुरू किया और उसके आने के बाद जो कुछ भी हुआ वह सब बताया। और इस तरह मेरी शादी हो गई और मुझे इसका एहसास भी नहीं हुआ और अब मेरी दूसरी पत्नी भी है, उन्होंने आह भरते हुए अपनी बात समाप्त की। ज़ीकी, जू और मेई सभी ने दक्ष को शून्य दृष्टि से देखा। तो तुम्हारी शादी ऐसे ही हो गई, ये ज़ीकी ने कुछ देर बाद कहा, लेकिन उसके पास कहने के लिए शब्द नहीं थे क्योंकि यह पूरा स्पष्टीकरण बहुत अप्रत्याशित था। ठीक है, मुझे तुम पर विश्वास है। तुम कुछ नहीं कर सकते थे और चूंकि यह पहले ही हो चुका है, इसलिए मैं इसका विरोध नहीं करूंगी, उसने आह भरते हुए कहा। जू और मेई ने भी दक्ष का समर्थन किया। मिंग्यू कहाँ है? जिक्विंग ने पूछा क्योंकि वह उसे यहाँ नहीं पा सकी थी। वह भूत मंदिर में वापस आ गई है।
वह वहाँ बिस्तर पर मेरी जगह ले रही है, लेकिन उसे कोई खतरा नहीं होगा। उस दुनिया का समय रुक गया है और जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक वह आगे नहीं बढ़ेगा, दक्ष ने जवाब दिया। तुम्हें उसे भी बताना होगा। जब तुम उसे बताओगी तो मुझे बुलाना मत भूलना। मैं उसकी प्रतिक्रिया देखना चाहती हूँ, जिक्विन ने अपने चेहरे पर बच्चों जैसी मुस्कान के साथ कहा, मानो वह टीचर को दक्ष को डांटते हुए देखने के लिए उत्साहित थी। अल्पविराम। दक्ष मुस्कुराए बिना न रह सका। ठीक है, मैं तुम्हें बाहर ले आऊंगा ताकि तुम दोनों मिलकर मुझे काट सको, उसने जवाब दिया। जिकिंग ने जवाब में मुस्कुरा दिया। वह मिंग लैन के पास गई और उसका हाथ पकड़ लिया। परिवार में आपका स्वागत है। आप वाकई भाग्यशाली हैं कि आपको उनके जैसा पति मिला। मैंने जितने भी लोगों को देखा है, उनमें से वह अपने परिवार के प्रति सबसे दयालु और सबसे ज्यादा ख्याल रखने वाले व्यक्ति हैं। मैं जानती हूँ कि मैं उनके साथ होने के लिए कितनी भाग्यशाली हूँ और अब आप भी उस खुशी को साझा करेंगे, उसने चेहरे पर मुस्कान के साथ मिंग लैन से कहा। मिंग लैन को उसका समर्थन और स्वीकृति सुनकर आश्चर्य हुआ। उसने सोचा था कि दक्ष की दूसरी महिलाएं उसके जीवन में इस तरह से घुसने के लिए उससे नफरत करेगी, लेकिन वे काफी सहायक थी। परिवार में आपका स्वागत है। छोटी बहन जू और मेई ने भी मिंग लैन का स्वागत किया। धन्यवाद। मिंग लैन ने उज्जवल मुस्कान के साथ उन दोनों को धन्यवाद दिया। ओह ठीक है, तुमने माँ को भी नहीं बताया है ना? जिक्विंग ने दक्ष से पूछा जब वह पीछे मुड़कर देख रही थी। अभी नहीं, मैं पहले आप लोगों को सूचित करना चाहता था। आप लोगों के वापस जाने के बाद मैं माँ और दादाजी को बाहर ले आऊंगा, दक्ष ने उनसे कहा। आप हम सबको एक साथ नहीं बताना चाहते? जिक्विंग ने पूछा। इसे कम लोगों के साथ करना बेहतर है ताकि कोई भी परेशान न हो। साथ ही मैं आपकी स्वतंत्र प्रतिक्रिया सुनना चाहता था। यदि आप क्रोधित थे तो आप इसे माँ और दादा के सामने व्यक्त नहीं कर पाएंगे। इसी तरह वे आपके आसपास होने पर खुद को सही ढंग से व्यक्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं इसे अलग से कर रहा हूँ। मैंने पहले आपको उससे मिलवाया और अब मैं उससे माँ से मिलवाऊंगा, दक्ष ने उनसे कहा। ठीक है, ये बात तो सही है, जिक्विंग ने चेहरे पर विचारमग्न भाव के साथ कहा। ठीक है, हमारी वजह से दूसरों को सूचित करने में देरी मत करो। तुम हमें वापस भेज सकते हो, जिक्विंग ने दक्ष से कहा। दक्ष खड़ा हुआ और जिक्विंग के पास चला गया। इतनी समझदारी दिखाने के लिए शुक्रिया, उसने उसे हल्के से चूमते हुए कहा। उसने उसे वापस भेजने से पहले उसे मजबूती से गले लगाया। दक्ष ने जू और मेई को भी एक चुंबन दिया और फिर उन्हें भी वापस भेज दिया। तुमने उन्हें चूमा क्यों? क्या तुम पहले से ही उनकी भाषा नहीं जानते? मिंग लैन ने दक्ष से पूछा। बाहर ऐसा नहीं होता। चुंबन भाषा समझने के लिए नहीं किया जाता। यह इसलिए किया जाता है क्योंकि यह अपने प्रेमी के करीब आने का एक तरीका है। ये केवल प्रेमियों के बीच ही ठीक है। मुझे लगता है कि भावनाओं को व्यक्त करने के लिए, दक्ष ने जवाब दिया। प्रेमियों के बीच? मिंग लैन ने अपने होठों को छूते हुए कहा। हाँ, इसीलिए तो मुझे आश्चर्य हुआ जब तुमने अचानक मुझे चूमा। मुझे लगा कि तुम मुझे पसंद करती हो, दक्ष ने हंसते हुए जवाब दिया। अल्पविराम। 1 मिनट रुको, तुमने मेरी माँ को भी चूमा था। क्या तुमने भी ऐसा ही सोचा था और इसका आनंद भी लिया था? मिंग लैन ने इस बारे में सोचते हुए पूछा। बेशक, मुझे ये पसंद आया। आपकी माँ वास्तव में एक सुंदर महिला है, लेकिन ये हमारी शादी से पहले की बात है, दक्ष ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। खैर, चलो मैं तुम्हें अपनी माँ और दादाजी से मिलवाता हूँ, दक्ष ने उसका ध्यान बटाने के लिए कहा। उसने अपनी चेतना को नकली दुनिया के अंदर भेजा और अपनी माँ और दादा को बाहर निकाला। इससे पहले कि आप लोग कुछ कहें, मैं आपको मिंग लैन से मिलवा दूं। वह मेरी पत्नी है, दक्ष ने अपनी माँ और दादा से कहा जैसे ही वह बाहर आई। एक और, तेजप्रताप और पल्लवी दोनों ने अपने चेहरे पर हैरानी भरी नजर से कहा। मुझे लगता है कि आपने शब्दों का अर्थ बहुत शाब्दिक रूप से लिया है, तेजप्रताप ने अपने चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा। कौन से शब्द? दक्ष ने असमंजस में पूछा।
जितना अधिक उतना बेहतर, तेज प्रताप ने अपना सिर हिलाते हुए जवाब दिया। खैर, ये बुरा नहीं है और मुझे कोई आपत्ति नहीं है जब तक कि तुम उनसे प्यार करते हो और वे तुम्हारे फैसले से परेशान नहीं हैं। क्या तुमने लड़कियों को बताया है? पल्लवी ने दक्ष से पूछा। हाँ, मैंने उनसे कहा था। वे नाराज नहीं लग रहे थे, लेकिन मैं फिर भी उनकी भरपाई कर दूंगा, दक्ष ने जवाब दिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। तो फिर ठीक है, अब मेरी एक और बहू है। बस एक सीमा तक ही काम करना है ना। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी बहुत सारी पत्नियां हो। उन सभी को तुम्हारा समय चाहिए। अगर संभव हो तो संख्या 30 से कम रखो, उसने दक्ष से कहा। 30? दक्ष ने चेहरे पर व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा। उन्होंने कहा, मुझे नहीं लगता कि मैं उस संख्या के करीब पहुंच पाऊंगा या पहुंच पाऊंगा। मेरे पास जो है, मैं उससे खुश हूं और इससे अधिक की उम्मीद नहीं कर रहा हूं। वैसे भी हम समझ सकते हैं कि आपने हमें अपनी पिछली शादियों में क्यों नहीं बुलाया, लेकिन क्या आपने हमें इस शादी में भी नहीं बुलाया? मुझे लगने लगा है कि आपको वाकई हमारी परवाह नहीं है, तेज प्रताप ने कहा। ऐसा नहीं है दादाजी, अगर मुझे इसके बारे में पता होता तो मैं आपको आमंत्रित करता। ये सब इतनी अप्रत्याशित रूप से और इतनी जल्दी हुआ कि मुझे आपको बताने का समय नहीं मिला। हालांकि वह वास्तव में एक अच्छी लड़की है, दक्ष ने अपने दादा और अपनी माँ से कहा जब उसने मिंगलैन का हाथ पकड़ रखा था। उसने उन्हें यह नहीं बताया कि यह कैसे हुआ और यह कैसे एक आकस्मिक विवाह था, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि वे मिंगलैन के बारे में कुछ भी कम सोचें। वह इसे प्रेम विवाह जैसा दिखाने की कोशिश कर रहा था। उसे अपनी महिलाओं के साथ सटीक होने की जरूरत थी, लेकिन वह अपने माता पिता से इस बारे में थोड़ा झूठ बोल सकता था कि उसने कैसे शादी की। यहाँ इसका कोई महत्व नहीं है। तेज प्रताप और पल्लवी ने अगले 1 घंटे मिंगलैन से बात करते हुए बिताए। सबसे ज्यादा बात करने वाली पल्लवी थी, क्योंकि उसने उससे अपने बारे में पूछा। वह अपनी नई बहू के बारे में वाकई उत्सुक थी और उसे परिवार जैसा महसूस कराना चाहती थी। उन्होंने उसके पंखों के बारे में भी बात की, क्योंकि सामान्य मनुष्यों के पास ये नहीं थे। दक्ष ने उन्हें बताया कि वह एक अलग प्रजाति की थी जिसके पंख थे। उनके लिए अलग अलग प्रजातियों के बारे में जानना आश्चर्यजनक था, जो मनुष्यों की तरह ही थी, क्योंकि उन्होंने उनके बारे में केवल किंवदंतियों में सुना था, लेकिन उन्होंने इस पर विश्वास किया। दक्ष ने उनसे ये भी कहा कि वह बाद में उनसे मिलने जाएगा और उन्हें उसकी माँ से मिलवाएगा। कुछ समय बाद उसने उन्हें नकली दुनिया में वापस भेज दिया। तारांकन 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 तारांकन। दक्ष ने बिस्तर पर बैठते हुए गहरी सांस ली। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। तो अपने परिवार से मिलना कैसा रहा? दक्ष ने मिंगलैन से पूछा। ये वास्तव में अच्छा था। वे बहुत स्वीकार्य और दयालु थे। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं अपने असली परिवार से बात कर रहा हूँ, मिंगलैन ने मासूमियत से मुस्कुराते हुए कहा। वे तुम्हारे असली परिवार हैं और अब तुम मेरे असली परिवार हो, दक्ष ने मिंगलैन से कहा। मुझे स्वीकार करने के लिए धन्यवाद। मुझे पता है कि यह मुश्किल था, क्योंकि यह वह नहीं था जो आप चाहते थे, लेकिन आपने फिर भी मुझे अपने परिवार के रूप में स्वीकार किया। धन्यवाद, मिंगलैन ने कहा जैसे ही वह दक्ष के करीब गई और उसे एक हल्का सा चुंबन दिया। ये चुंबन छोटा था और केवल कुछ सेकंड तक चला। क्या ये सही था? होठों के माध्यम से प्यार की अभिव्यक्ति। मिंगलैन ने चेहरे पर उत्सुकता भरी नजर के साथ दक्ष से पूछा। यह अच्छा नहीं था, बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, दक्ष ने जवाब दिया, और जब उसने मिंगलैन के चेहरे पर निराशा देखी तो उसने आगे कहा। जब पति पत्नी कमरे में अकेले होते हैं तो छोटा सा चुंबन उसे ठीक से व्यक्त नहीं कर पाता। मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि यह कैसे करना है, उसने कहा और उसका हाथ पकड़कर उसे अपने करीब खींच लिया। दोनों बिस्तर पर गिर पड़े। मिंगलैन दक्ष के ऊपर थी। दक्ष ने उसकी आंखों में देखा और अपना चेहरा आगे लाकर उसके लाल होठों को अपने होठों से बंद कर लिया, साथ ही अपनी बाहें उसकी चिकनी पीठ के निचले हिस्से पर लपेट ली। उसने उसे काफी देर तक चूमा, फिर उसके होठों को मुक्त कर दिया ताकि उसे ठीक से सांस लेने का मौका मिल सके। मिंगलैन ने गहरी सांस ली और धुंधली आंखों से दक्ष की आंखों में देखा।
क्या तुम्हें इसमें प्यार महसूस हुआ? दक्ष ने उससे पूछा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, मैंने इसे महसूस किया। मैं और अधिक महसूस करना चाहती हूँ, मिंग लैन ने कहा और इस बार उसने आगे बढ़कर दक्ष के होठों पर अपने होंठ रख दिए। समय बीतने के साथ एक और लंबा चुंबन हुआ। दक्ष ने धीरे से अपने हाथ नीचे किए और उन्हें मिंग लैन के नितंबों पर रख दिया। वह अपना एक हाथ तब तक बढ़ाता रहा जब तक कि वह उसके पैरों के बीच उसके पवित्र क्षेत्र पर नहीं पहुंच गया। उसे रगड़ता रहा जबकि उसका दूसरा हाथ उसके नितंबों को दबा रहा था। मिंग लैन ने अपना मुंह खोला और खुशी से कराहने लगी। जैसे ही मिंग लैन के होंठ खुले, दक्ष ने अपनी जीभ उसके मुंह के अंदर डाल दी, जिसने उसकी जीभ के साथ कड़ा संघर्ष किया, जबकि दक्ष ने असामान्य रूप से मीठी जीभ का स्वाद चखने की कोशिश की। तारांकन 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 तारांकन। 3 घंटे बीत गए। दक्ष बिस्तर पर लेटा हुआ था। मिंग लैन उसके बगल में पेट के बल लेटी हुई थी। उसने अपनी आंखें बंद कर रखी थी, जैसे कि वह थकी होने के कारण सो रही हो। उनमें से किसी ने भी इस समय कोई कपड़ा नहीं पहना था, क्योंकि वे अभी अभी शादी की पहली रात की तरह ही समाप्त हुए थे। दक्ष ने अपनी तरफ देखा और मिंग लैन का सोया हुआ चेहरा देखा। उसने अपना चेहरा उसके करीब लाकर उसके गालों को चूमा। उसने उसे जगाने की कोशिश नहीं की और उसे सोने दिया। वह उठकर बैठ गया और बिस्तर पर बैठने से पहले उसने कपड़े पहने। हम एक विदेशी भूमि पर हैं और आप हनीमून मना रहे हैं, जुन ने दक्ष के सामने आते ही झुंझलाहट में कहा। दक्ष ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपने पास खींच लिया तथा उसे अपनी गोद में बैठा लिया और पीछे से उसे गले लगा लिया। जुन, लैन को भी मेरे साथ ऐसा ही अनुभव हुआ था और वह मेरी छठी पत्नी है। तुम मेरी पहली पत्नी हो और फिर भी तुम इससे नहीं गुजरी हो। तुम किस बात का इंतजार कर रही हो? उसने जुन से कहा। तुम सच में पिटाई करवाना चाहती हो, है न? जुन ने जवाब दिया और खुद को छुड़ाने की कोशिश की। इस डार्कनेस लॉ ने तुम्हें मुझे छूने की क्षमता देकर मुझे वाकई बर्बाद कर दिया है। क्यों? क्या मुझे अपनी पत्नी को छूने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए? दक्ष ने जून से कहा और उसके गालों को धीरे से चूमा। मैं आपकी पत्नी नहीं हूँ, जून ने उत्तर दिया। क्या तुम सच में ऐसा मानते हो? मुझे सच बताओ और मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा, दक्ष ने जून से कहा। जून ने कुछ नहीं कहा, लेकिन वह खुद को छुड़ाने की कोशिश करती रही। मुझे पता है कि तुम भी मुझे पसंद करती हो, लेकिन मैं तब तक इंतजार करूंगा जब तक तुम अपने होठों से यह स्वीकार नहीं कर लेती। तब तक मुझे कभी कभी तुम्हें गले लगाने दो। मैं बस इसी में खुश रहूंगा, दक्ष ने उसके कानों में फुसफुसाया जबकि उसकी बाहें उसके पतले पेट के चारों ओर लिपटी हुई थीं। अल्पविराम। वे काफी देर तक ऐसे ही बैठे रहे, एक दूसरे के इतने करीब कि मानो वे एक दूसरे का ही एक हिस्सा हो। दक्ष उसकी सांसें भी सुन पा रहा था। क्या मैं तुम्हें ठीक से गले लगा सकता हूँ? दक्ष ने जून से पूछा। केवल एक बार, जून ने धीमी आवाज में उत्तर दिया। दक्ष ने उसे आजाद किया और जून खड़ी हो गई। दक्ष भी खड़ी हो गई। एक बार फिर उसकी पीठ उसके सामने थी। उसने उसे अपनी ओर घुमाया और गले लगा लिया। जून की छाती बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन बहुत छोटी भी नहीं थी। दक्ष ने उसे मजबूती से गले लगाते हुए उसकी पर्वत चोटियों को महसूस किया। क्या मैं तुम्हें छू सकता हूँ? उसने उससे फिर पूछा। जून बहुत देर तक चुप रही, फिर उसने अपने मीठे होंठ खोले और कहा, केवल एक बार। उसकी आवाज में स्पष्ट रूप से कुछ संघर्ष था। दक्ष ने उसकी आंखों में देखा और अपने होठों से उसके होंठ बंद कर दिए, जबकि उसका हाथ जून की पीठ पर घूम रहा था। जैसे ही दक्ष ने क्षुण को चूमा, ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया खामोश हो गई हो। उन दोनों के अलावा दुनिया में कोई और नहीं था। उन दोनों के अलावा दुनिया में कोई और मायने नहीं रखता था। जिस व्यक्ति को वे चूम रहे थे, उसके अलावा कोई और उनका ध्यान आकर्षित करने का हकदार नहीं था। दक्ष ने शुन को अनंत काल तक चूमा, उसके बाद उसने उसके होंठ छोड़ दिए। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, दक्ष ने जून की आंखों में देखते हुए कहा। मैं जून कुछ कहने की कोशिश कर रही थी, उसका चेहरा लाल हो गया। वह बिना जवाब दिए रिंग में वापस चली गई और गायब हो गई।
मैं भी तुमसे नफरत नहीं करती, उसने मन ही मन कहा। शर्मीली जून वास्तव में प्यारी है, दक्ष ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। वह वापस बिस्तर पर चला गया। दक्ष बिस्तर पर बैठ गया और मिंग लैन के नींद से जागने का इंतजार करने लगा। उन्होंने अपना खाली समय खेती में बिताने का निर्णय लिया। दक्ष ने खेती करना शुरू कर दिया। मिंग लैन के जागने में करीब 3 घंटे बीत गए। मिंग लैन बिस्तर से उठी और अपने कपड़े पहने हुए लाल चेहरे के साथ दक्ष को देखती रही। दक्ष अभी भी साधना कर रहा था, इसलिए उसे पता नहीं चला कि वह जाग गई थी। 1 घंटा और बीत गया, तब जाकर दक्ष ने अपनी साधना रोकी। वह पृथ्वी क्षेत्र साधना के 9वें चरण तक पहुंच चुका था और वह इस स्थान का उपयोग अपनी साधना को यथासंभव बढ़ाने के लिए करने का प्रयास कर रहा था। उसने अपनी आंखें खोली और अपनी बाईं ओर देखा कि क्या मिंग लैन अभी भी सो रही है या नहीं, लेकिन वह जाग चुकी थी। मिंग लैन दक्ष को देख रही थी। तुम जाग गई, तुम्हारी नींद कैसी थी? दक्ष ने मिंग लैन से पूछा। यह अब तक का मेरा सबसे अच्छा अनुभव है, मिंग लैन ने चेहरे पर एक खूबसूरत मुस्कान के साथ दक्ष से कहा। यह अच्छी बात है, साथ ही ये वह समय होना चाहिए जब हमने आपकी माँ से मिलने का फैसला किया था। क्या हमें जाना चाहिए? दक्ष ने मिंग लैन से पूछा। हाँ, मिंग लैन ने खड़े होते हुए अपना सिर हिलाया। दक्ष भी उठ खड़ा हुआ और उसके साथ कमरे से बाहर चला गया। मिंग लैन ने दक्ष का हाथ पकड़ रखा था और उसकी उंगलियां से लिपटी हुई थी। वे गलियारे से गुजरे और कई डाक परियों की निगाहें उन पर टिक गईं। मिंग लैन ने दक्ष को दूसरी मंजिल पर जाने को कहा। वे एक सुनहरे दरवाजे के सामने खड़े थे जो दक्ष की ऊंचाई से 2 गुना बड़ा था और यह इतना चौड़ा था कि 2 डाक परियां एक साथ अंदर आ सकती थीं। मिंग लैन ने दरवाजा खोला और दक्ष के साथ अंदर प्रवेश किया। दक्ष एक बड़े हॉल में बैठा था जो गोलाकार था। फर्श की त्रिज्या 30 मीटर थी, जिससे उन्हें लड़ने के लिए पर्याप्त जगह मिल गई। कमरा भी काफी ऊंचा था। तुम यहाँ हो, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मिंग रिन पहले से ही हॉल में खड़ा था। देर से आने के लिए क्षमा करें, दक्ष ने चेहरे पर व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ माफी मांगी। कोई बात नहीं, ये तुम्हारी शादी का पहला दिन है। तुम शायद अपने कमरे में अंतरंग हो रही थी और समय भूल गई हो, मिंग रिन ने हंसते हुए कहा। मिंग लैन का चेहरा और भी लाल हो गया। यदि आप हमारे वीडियो को सोशल मीडिया पर उपयोग करना चाहते हैं, तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। हमें कोई समस्या नहीं है। हमारे नोबल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। जब उसने अपना चेहरा नीचे किया, लैन एयर की प्रतिक्रिया को देखते हुए, मुझे लगता है कि मैं सही थी। ये देखकर अच्छा लगा कि तुम अच्छी तरह से आगे बढ़ रही हो, मिंग रिन ने मुस्कुराते हुए दक्ष से कहा। चलो लड़ाई शुरू करते हैं। मुझे तुम्हारी प्रजाति की विशेषता और डार्क फेरीज की लड़ाई के बारे में नहीं पता है और तुम्हें नहीं पता कि मैं कैसे लड़ता हूँ, इसलिए ये कुछ हद तक परेशानी भरा हो सकता है। इसलिए मेरा सुझाव है कि हम दोनों ही हमला करते समय अपनी शक्तियों का केवल 10% ही इस्तेमाल करें। जब हमें इसकी आदत हो जाएगी तो हम हमले की शक्ति बढ़ा सकते हैं, दक्ष ने सुझाव दिया। यह अच्छा लगता है, मिंग रिन ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया। लैन एयर, तुम्हें पीछे खड़ा होना चाहिए, दक्ष ने मिंग लैन से कहा और पीछे मुड़कर देखा। मिंग लैन ने दक्ष का हाथ छुड़ाया और वापस चली गई। वह दीवार के करीब खड़ी हो गई। एक दूसरे को चोट मत पहुंचाओ, मिंग लैन ने जोर से कहा और दक्ष और मिंग रिन को याद दिलाया। आप पहले जा सकते हैं, मिंग रिन ने दक्ष से कहा और वह रक्षात्मक स्थिति में आ गई। ठीक है, मैं अंदर आ रहा हूं, दक्ष ने कहा और वह मिंग रिन की ओर दौड़ा। दक्ष ने बिना किसी क्यूई का इस्तेमाल किए शारीरिक हमला शुरू किया। उसने सिर्फ अपनी क्रूर शक्ति और शारीरिक साधना का इस्तेमाल किया, जो किसी तरह उसकी क्यूई साधना से ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रही थी। उसे नहीं पता था कि ऐसा क्यों था, लेकिन कुछ समय पहले से ही उसका डेमन मोनार्क फिजिक बहुत तेजी से विकसित होने लगा है। ये सब तब शुरू हुआ जब उसने अपना दूसरा ब्लडलाइन ट्रायल पूरा किया। ज्यादा समय नहीं बीता था और उसकी शारीरिक साधना पहले ही उसकी क्यूई साधना से आगे निकल चुकी थी।
यदि उसकी शारीरिक साधना की तुलना की जाए तो वह पहले से ही पृथ्वी क्षेत्र के शीर्ष साधक के समान स्तर पर था, आकाश क्षेत्र के शारीरिक साधकों के समकक्ष से बस थोड़ी ही दूरी पर। उसकी QE साधना तुलनात्मक रूप से पीछे थी, लेकिन उसकी गति अभी भी असाधारण थी। साधना के कुछ ही वर्ष हुए थे और वह पहले से ही पृथ्वी क्षेत्र के शिखर के करीब था। यहाँ तक कि बचपन से साधना करने वाले लोगों को भी इतनी कम उम्र में उस क्षेत्र तक पहुँचना मुश्किल लगता था। दक्ष ने हमला करते समय अपनी पूरी शारीरिक शक्ति का केवल 10% ही इस्तेमाल किया। मिंग रिन ने भी उसी तरह प्रतिक्रिया की और उसने भी मुक्का मारा। उसकी मुट्ठी दक्ष की मुट्ठी पर आ गिरी और वह 3 कदम पीछे धकेल दी गई। मुझे लगता है कि आपकी शारीरिक शक्ति मेरी तुलना में थोड़ी कमजोर है, क्योंकि मेरी 10% शक्ति अधिक थी और आप बचाव नहीं कर सकते थे, लेकिन आपको पता है, बचाव करते समय आपको पीछे हटने की जरूरत नहीं है। आप बचाव के लिए अपनी पूरी ताकत का उपयोग कर सकते हैं, दक्ष ने मिंग रिन से कहा, क्योंकि उसे लगा कि उसने जो कहा उसे उसने गलत समझा है और वह भी बचाव के लिए अपनी 10% शक्ति का उपयोग कर रही थी। मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दी, मिंग रिन ने चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा। यह आपकी पूरी ताकत थी? दक्ष ने असमंजस में पूछा। अगर वह तुम्हारा 10% था तो ये स्पष्ट है। मैं तुम्हारी प्रतिद्वंद्वी भी नहीं हूँ। मुझे पता था कि तुम मजबूत हो, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी मजबूत हो। हम डार्क फेरीज अपनी ताकत के लिए जाने जाते हैं। तुम पहले ही मुझे उसमें हरा चुके हो। मैं तुम्हारी प्रतिद्वंद्वी नहीं हूँ, मिंग रिन ने जवाब दिया और अपना सिर नीचे कर लिया। ये दक्ष को समझ नहीं आया कि क्या कहे, क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि शक्ति का अंतर बहुत बड़ा था। ऐसा महसूस हुआ जैसे कि यह पहले रक्त परीक्षण की पुनरावृत्ति थी, जहां वह बाकी सभी की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली था। तुमने कहा था कि दानव नेतृत्व तुमसे थोड़ा ही अधिक शक्तिशाली है, दक्ष ने मिंग रिन से पूछा। हाँ, वे मुझसे ज्यादा ताकतवर हैं, लेकिन तुम्हारे स्तर के नहीं। मुझे इतने बड़े अंतर की उम्मीद नहीं थी, मिंग रिन ने कहा। अब मुझे और भी अधिक विश्वास है कि आप आसानी से लड़कियों को बचा लेंगे। कृपया उन्हें बचा ले और वापस ले आए, उसने कहा और दक्ष का हाथ पकड़कर अपने सीने पर रख लिया, जिससे दक्ष का हाथ भी उसके भरपूर सीने को छू गया। मैं ऐसा ही करूंगा, दक्ष ने कहा और उसने नीचे न देखने की कोशिश की। धन्यवाद। अगर तुम हमारे पास आ जाओ तो हम शायद राक्षसों का सफाया भी कर सकते हैं, लेकिन मैं तुम्हें खतरे में नहीं डालना चाहता। बस चुपके से अंदर जाओ और लड़कियों के साथ भाग जाओ, मिंग रिन ने दक्ष से कहा। दक्ष ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि जब से उसे पता चला कि वह यहाँ इतना शक्तिशाली है, उसकी पूरी योजना बदल गई थी। उसने बस अपना सिर हिलाया। धन्यवाद, मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे इतना अद्भुत दामाद मिला, उसने खुशी में दक्ष को गले लगाते हुए कहा। जैसे ही उसने अपनी बाहें दक्ष के चारों ओर लपेटी, उनके शरीर के बीच में दब गए। मुझे तुम्हें धन्यवाद देना चाहिए कि तुमने मेरी शादी लेनर से कर दी, दक्ष ने जवाब दिया और उसे गले लगा लिया। थोड़ी देर गले मिलने के बाद वे अलग हो गए। चलो फिर खाना खाते हैं, उसके बाद तुम लोग जा सकते हो, मिंग रिन ने दक्ष से कहा और उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ खींच लिया। वह उसे डाइनिंग रूम में ले गई। मिंग लैन उनके पीछे पीछे चली गई, उसके चेहरे पर एक व्यंग्यपूर्ण मुस्कान थी। जब उसने अपनी मां को अपने पति के इतने करीब आते देखा तो उसे भी थोड़ी जलन हुई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। दक्ष और अन्य लोगों ने खाना खाया। रात्रि भोजन समाप्त करने के बाद दक्ष कबीले से चला गया। उन्होंने अपने भंडारण वलय से सूर्य को नष्ट करने वाले कोंडोर को बाहर निकाला। अल्पविराम, एक उड़ने वाला जानवर जो लोगों को ले जाने के लिए काफी बड़ा है। अद्भुत, वे वास्तव में मौजूद हैं, मिंग रिन ने उत्साह में कहा जब उसने सूर्य को नष्ट करने वाले कोंडोर को देखा। दक्ष ने मिंग लैन का हाथ पकड़ा और सन डिस्ट्रॉइंग कोंडोर के ऊपर चढ़ गया। सन डिस्ट्रॉइंग कोंडोर उस दिशा में उड़ने लगा जिस दिशा में मिंग लैन ने कहा था। सूर्य को नष्ट करने वाला कोंडोर रात के अंधेरे में उड़ गया। ठंडी हवा दक्ष और मिंग लैन के शरीर पर लग रही है। हवा आश्चर्यजनक रूप से ठंडी थी।
दक्ष को नहीं पता था कि यहाँ रातें इतनी ठंडी होती हैं। जब वह रात के समय डाक फेरी कबीले में सोता था तो उसे ठंड नहीं लगती थी, शायद इसलिए क्योंकि कबीले के पास ठंड को रोकने वाली कोई चीज थी। लेकिन अब जब वह रात में बाहर था तो उसे ठीक से पता था कि यह कैसा होता है। ठंड तो बहुत ज्यादा थी, लेकिन उसका शरीर ठंड का प्रतिरोध करने में सक्षम था। उसने मिंग लैन की ओर देखा और पाया कि वह कांपने लगी थी। वह मिंग लैन के करीब गया और उसे अपनी गोद में बैठा लिया ताकि उसका चेहरा उसकी ओर हो। दक्ष की कमर उसकी टांगों के बीच थी और उसने उसे गले लगा लिया। उन्होंने अपने भंडारण कक्ष से एक कंबल भी निकाला और उसे उनके सामूहिक शरीर पर लपेट दिया। मिंग लैन की टांगें दक्ष की कमर के चारों ओर लिपटी हुई थीं और उसके दक्ष की छाती के करीब चिपके हुए थे। अब केवल उनके चेहरे ही कंबल से बाहर थे। क्या तुम बेहतर महसूस कर रही हो? दक्ष ने मिंग लैन से पूछा। मुझे बेहतर महसूस हो रहा है, मिंग लैन ने कहा, लेकिन अभी भी ऐसा नहीं लग रहा था कि वह सर्दी से उबरी है। तुम्हें ठंड के बारे में सोचना बंद करना होगा। शरीर जल्द ही गर्म हो जाएगा। बस अपना दिमाग सही जगह पर रखो, दक्ष ने मिंग लैन से कहा। मिंग लैन ने अपना सिर हिलाया और दक्ष की आंखों में देखा, लेकिन उसने देखा कि दक्ष की आंखें उसके लाल होठों को देख रही थीं। उसने कंबल के अंदर दक्ष का हाथ भी महसूस किया, जबकि उसका दाहिना हाथ उसकी पीठ से उसकी छाती की ओर बढ़ रहा था। अल्पविराम। उसका दाहिना हाथ अब उसके को सहला रहा था और दबा रहा था। मम्मा। मिंग लैन अपने चेरी ब्लॉसम होंठ खोलते ही हल्के से कराहने से खुद को रोक नहीं पाए। उसने आगे बढ़कर दक्ष के होठों पर अपने होंठ रख दिए। दक्ष और मिंग लैन ने चुंबन करना शुरू कर दिया, जबकि उनके हाथ कंबल के अंदर चले गए। मिंग लैन ने अपनी कमर को थोड़ा पीछे की ओर खिसकाया और अपना हाथ दक्ष की तलवार पर रख दिया जो म्यान से बाहर आने लगी थी। उसने अपना हाथ उसके पैंट के अंदर डाला और उसके छोटे लिंग को बाहर निकाला और उसके चारों ओर अपना हाथ रख दिया। वह अपना हाथ ऊपर नीचे चलाने लगी, जबकि दक्ष उसके को सहलाता रहा। उनका चुंबन एक सेकंड के लिए भी नहीं रुका क्योंकि उनकी लार एक दूसरे के साथ मिल गई थी। दक्ष ने भी अपनी जीभ मिंग लैन के मुंह में डाल दी थी, जबकि उसके दोनों हाथ उसके और चोटियों से खेल रहे थे। मिंग लैन ने आखिरकार अपने होठों को आजाद कर दिया और पीछे हटते हुए उसने दक्ष की आंखों में देखा। उसकी आंखें धुंधली थीं, मानो वह इस भावना से नशे में थी जो उसके शरीर पर हावी हो रही थी। उसने अपना हाथ कंबल के अंदर डाला। मम्म। दक्ष ने हल्की सी आवाज निकाली क्योंकि उसने अपने छोटे चेन के चारों ओर मिंग लैन के नर्म होठों को महसूस किया। मिंग लैन ने अपने मुंह का इस्तेमाल उसके छोटे से लड़के को चूसने के लिए करना शुरू कर दिया था, जबकि वह अपना सिर ऊपर नीचे कर रही थी। दक्ष उसके मुंह से आने वाली सभी आवाजें सुन पा रहा था क्योंकि वह उसे सेवा दे रही थी। मिंग लैन ने ये काम 30 मिनट तक जारी रखा और कभी कभी वह अपनी जीभ का इस्तेमाल करके दक्ष की तलवार को ऐसे घुमाती थी जैसे वह लॉलीपॉप हो। मैं छोड़ने जा रही हूँ, दक्ष ने मिंग लैन से कहा। मिंग लैन ने हरकत तेज कर दी और अपने होंठ नहीं हटाए। लगभग 1 मिनट के बाद दक्ष ने उसके मुंह में एक चिपचिपा सफेद तरल छोड़ा। मिंग लैन ने अपना सिर कंबल से बाहर निकाला और अपना मुंह खोला ताकि दक्ष को दिखा सके कि उसने कितना वीर्य छोड़ा है। उसका पूरा मुंह उसके वीर्य से भर गया था। उसने उसकी आंखों के सामने ही उसका वीर्य निगल लिया। अल्पविराम। तुम्हारे होठों पर कुछ है, दक्ष ने मिंग लैन से कहा। मिंग लैन ने अपनी जीभ मुंह से बाहर निकाली और अपने होठों को चाटने लगी तथा होठों पर जो थोड़ा सा सफेद तरल पदार्थ बचा था उसे निगल लिया। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मिंग लैन ने दक्ष से कहा। मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, प्रिय, दक्ष ने मिंग लैन को जवाब दिया। दक्ष ने कंबल के अंदर अपना हाथ डालकर उसकी ड्रेस को ऊपर उठाया और उसके अंडरवियर को नीचे किया, उसकी कमर को पकड़कर उसे अपने करीब खींचा। उसके छोटे योद्धा ने अभी शत्रु पर अपनी सारी गोलियां खर्च कर दी थीं, लेकिन उसने पुनः गोलियां लोड कर ली थीं और वह एक और भीषण लड़ाई के लिए तैयार होकर खड़ा था। दक्ष ने अपने छोटे लड़के को मिंग लैन के पवित्र क्षेत्र के प्रवेश द्वार पर व्यवस्थित किया और उसे बैठा दिया। मिंग लैन बैठ गई और एक जोरदार कराह भरी, जिसमें से खुशी की बू आ रही थी।
दक्ष का छोटा सा लिंग मिंगलैन के अंदर गहराई तक था और वह पहले से ही उसके गर्भ से टकरा रहा था। दक्ष ने मिंगलैन की कमर को ऊपर नीचे हिलाने में मदद की। उसकी तलवार की नोक हर बार उसके गर्भ से टकराती रही। समय के साथ उनकी हरकतें और तेज होती गईं। उनका गहन आनंद सत्र 1 घंटे से ज्यादा समय तक जारी रहा, जबकि मिंगलैन की कराह खाली आसमान में गूंजती रही, जबकि सन डिस्ट्रॉइंग कोंडोर उड़ता रहा। काफी देर के बाद दक्ष ने अपना छोटा लिंग बाहर निकाले बिना ही अपना सारा भार मिंगलैन के अंदर छोड़ दिया। तारांकन 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 तारांकन। इसी प्रकार की स्थिति में 3 और सत्रों के बाद दक्ष रुक गया। वह कंबल से बाहर आया और अपने कपड़े ठीक से व्यवस्थित किए और फिर मिंगलान को गर्म रखने के लिए फिर से बैठ गया। सूर्य को नष्ट करने वाला कोंडोर पूरी रात उड़ता रहा। सूरज आसमान में उगने लगा था। वहां पहुंचने में हमें कितना समय लगेगा? दक्ष ने मिंगलैन से पूछा। आमतौर पर उड़ान भरने में 2 दिन लगते हैं, लेकिन जब हम उड़ते हैं तो आपका बीस्ट हमसे तेज है। मेरा मानना है कि हमें 7-8 घंटे में वहां पहुंच जाना चाहिए, मिंगलैन ने दक्ष से कहा। ठीक है, दक्ष ने अपना सिर हिलाया। उसने कंबल हटा दिया क्योंकि सुबह हो चुकी थी और अब ठंड भी नहीं थी। अल्पविराम। दक्ष और मिंगलैन ने चारों ओर देखा और आसपास का नजारा देखा, जबकि सूर्य को नष्ट करने वाला कोंडोर चमकीले आकाश में उड़ रहा था। यह क्षेत्र वाकई बहुत खूबसूरत था और इसमें कई खूबसूरत जगहें थीं। ऐसा लग रहा था मानो ये प्रकृति से वाकई बहुत समृद्ध है। वे घंटों उड़ते रहे और कई जगहों से गुजरे। वे बंजर जमीनों से गुजरे, वे घास के मैदानों, झीलों और यहाँ तक कि एक ही दिन में पहाड़ों से भी गुजरे। उन्होंने बहुत सी चीजें देखी। दक्ष ने रास्ते में कुछ महान कबीले देखे जो मानव जैसे दिखते थे, लेकिन उनकी त्वचा और शरीर संबंधी विशेषताओं जैसे पंजे, पूंछ और चेहरे में कुछ अंतर थे। लेकिन उसने रास्ते में अजीब कबीले भी देखे जिन्हें देखकर उसे अजीब महसूस हुआ। दक्ष ने एक ऐसा समूह देखा जो ऐसा लग रहा था जैसे वे 2 पैरों पर चलने वाली गाय हों। इसके अलावा दिखने और शारीरिक विशेषताओं के मामले में उनमें और गायों में कोई अंतर नहीं था। उसने बहुत सी चीजें देखी थीं, लेकिन ये सबसे अजीब चीज थी जो उसने देखी। उसने कभी नहीं सोचा था कि गायें इंसानों जैसी होती हैं, और ये दृश्य देखकर वह हैरान रह गया। यह ऐसा था जैसे बुद्धिमान गायों को देखना जो 2 पैरों पर चल सकती हैं। कुछ और समय तक उड़ान भरने के बाद वे उस स्थान पर पहुंच गए जहां वे पहुंचना चाहते थे। दक्ष ने एक चमकदार लाल गुंबद जैसा अवरोध देखा जो एक विशाल क्षेत्र को घेरे हुए था। तुमने जो वर्णन किया है उसके अनुसार ये दानव वंश जैसा प्रतीत होता है। क्या मैं सही हूँ? दक्ष ने मिंगलैन से पूछा। हाँ, यही जगह है, मिंगलैन ने दक्ष को जवाब दिया। ठीक है, मेरे लिए इतना ही काफी है, दक्ष ने फुसफुसाते हुए सूर्य को नष्ट करने वाले कोंडोर को नीचे उतरने का आदेश दिया। सूर्य को नष्ट करने वाला कोंडोर बैरियर के ठीक सामने उतरा। अल्पविराम। तुम्हें खून से डर नहीं लगता है न? दक्ष ने मिंगलैन से पूछा जब वह उसके साथ सन डिस्ट्रॉइंग कोंडोर से उतर रहा था। उन्होंने कहा, यदि आप वहां हैं तो आपको यही रहना चाहिए। अंदर भयंकर रक्तपात होने वाला है। रुको, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? क्या तुम अंदर घुसने वाली नहीं हो? मिंगलैन ने अपने चेहरे पर चिंता भरी नजर से पूछा। मैं चुपके से अंदर घुस जाऊंगा, लेकिन मैं बाहर नहीं जाऊंगा। इस क्षेत्र को छोड़ने के बाद हमारे लिए वापस आना मुश्किल होगा। बेहतर होगा कि मैं जब तक यहाँ हूँ आपके कबीले के लिए बाधाएं और खतरे हटा दूं, दक्ष ने जवाब दिया। ये फिर से आ गया है। मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि तुम कुछ हत्यारी आभा इकट्ठा करो, जुन ने दक्ष के कानों में कहा। हाँ, ये भी मेरे कारणों में से एक है, दक्ष ने अपने विचारों के माध्यम से उत्तर दिया। तो फिर तुम अंदर क्यों घुसते हो? वध के लिए जाने का समय होने तक इंतजार क्यों करते हो? जुन ने पूछा। मैं पहले लड़कियों को मुक्त करना चाहता हूँ। सफाई शुरू करने से पहले बंधकों को छुड़ाना बेहतर है, दक्ष ने जून को जवाब दिया। ऐसा मत करो, पूरी तरह से युद्ध मत करो। दानव कबीला वास्तव में शक्तिशाली है, और यदि तुम शक्तिशाली हो तब भी वॉन्ट कबीले से मुकाबला करना असंभव है।
तुम सिर्फ एक व्यक्ति हो जबकि वे बहुत हैं। मैं नहीं चाहती कि तुम। मिंग लैन ने दक्ष को समझाने की कोशिश की कि वह पूरे कबीले के खिलाफ खुले में लड़ाई न करे क्योंकि वह उसकी जान के लिए चिंतित थी, लेकिन दक्ष ने उसे अपनी बात पूरी नहीं करने दी और वह आगे बढ़ता रहा। मैं नहीं मरूंगा, उसने मुस्कुराते हुए उससे कहा। मुझ पर भरोसा करो। मिंग लैन ने उसकी आंखों में देखा और अपना सिर हिलाया। अच्छा, तो फिर मुझ पर भरोसा रखो, मुझे कोई नुकसान नहीं होगा, दक्ष ने कहा। तो क्या तुम्हें खून से डर लगता है? उसने अपना पहला सवाल दोहराया। अल्पविराम। मिंग लैन ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, मैं नहीं हूँ। ठीक है, चलो फिर अंदर चलते हैं, उसने उससे कहा। 1 मिनट रुको, मैं इससे होकर नहीं गुजर सकती। यह अवरोध इस ग्रह की प्रजातियों को बढ़ाने के लिए बनाया गया है। मेरे लिए इससे होकर गुजरना असंभव है, मिंग लैन ने दक्ष को याद दिलाया। मेरे पास इसके लिए भी एक रास्ता है। मैं तुम्हें एक खास जगह पर भेज रहा हूँ। मैं दूसरी तरफ पहुँचने के बाद तुम्हें बाहर ले आऊंगा। माँ को नमस्ते कहना, दक्ष ने मिंग लैन से कहा और उसका हाथ पकड़कर उसे नकली दुनिया के अंदर भेज दिया। उसे नकली दुनिया में अपने परिवार के पास भेजने के बाद वह बैरियर की ओर चलने लगा। चूंकि दक्ष टेलीपोर्ट का इस्तेमाल नहीं कर सकता था, इसलिए आमतौर पर एकमात्र विकल्प अवरोध को नष्ट करना होता था, लेकिन उसे बताया गया कि अवरोध इस स्थान के लोगों के लिए बनाया गया था और इससे उस पर कोई असर नहीं पड़ता। उसने उन शब्दों पर विश्वास किया और अपनी उंगली से अवरोध को छूने की कोशिश की। उसकी उंगली बिना किसी परेशानी के बाधा से गुजर गई। मुझे लगता है वे सही थे। मेरे सामने बाधा बेकार है, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। वह आगे बढ़ा और अवरोध को पार करते हुए तथाकथित राक्षसों के क्षेत्र में प्रवेश कर गया। जैसे ही वह अंदर गया, तो सबसे पहले उसने बंजर जमीन देखी। कहीं भी हरियाली का एक भी कण नहीं था। हर जगह रेत और धूल थी। उसने कुछ दूर पर कुछ इमारतें देखी। समस्या ये थी कि अंदर घुसने की उसकी योजना पहले ही विफल हो चुकी थी, क्योंकि उसने देखा कि वह दसियों राक्षसों के बीच में था जो इस भूमि पर अभ्यास कर रहे थे। मुझे लगता है कि मैं अपनी अपेक्षा से अधिक तेजी से शुरुआत कर सकता हूँ, दक्ष ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। उसने अपनी आत्मिक तलवार और अपने राजा की तलवार निकाली। अल्पविराम। उसने मदद के लिए स्नैक मोनाक को भी बुलाया। चूंकि उसे पता चला कि ताकत का अंतर बहुत बड़ा था, इसलिए उसने ओरियन और डार्क हॉन्ट आर्मर्ड राइनो को भी बुलाया। ठीक है दोस्तों, अब मौज मस्ती करने का समय है, उसने जानवरों से कहा। उसके सामने जो राक्षस थे, वे बिल्कुल भी वैसे नहीं थे जैसा उसने सोचा था। उनके माथे के बीच में बकरी जैसा सींग था। उनकी त्वचा गहरे लाल रंग की थी। उनके पंजे भी तीखे थे। वे निश्चित रूप से असली राक्षस नहीं हैं। या तो ये राक्षसों के नाम का उपयोग करने वाली एक अलग प्रजाति है, या फिर उनमें राक्षस वंश का कुछ आभास है, शून्य राक्षसों को देखते ही दक्ष से कहा। जब तक वे मेरी वध आभा को बढ़ाते हैं, मुझे कोई परेशानी नहीं है, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। उसे अपने जानवरों के रूप में कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी, और उसकी आत्मा तलवार सभी का ख्याल रख रही थी। राक्षसों को आधे में काटा जा रहा था, चारों ओर से कुचला और कुचला जा रहा था। दक्ष को एक भी उंगली हिलाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि उसने सारी हत्यारी आभा एकत्र कर ली थी। वह निकटतम इमारत की ओर आगे बढ़ने लगा और अपने आसपास का दृश्य देखने के लिए अपनी दिव्य इंद्रिय का प्रयोग करने लगा। दक्ष आगे चल रहा था, ओरियन उसके बाईं ओर चल रहा था और डार्क हॉर्न्ड आर्मर्ड राइनो उसके दाईं ओर चल रहा था। सांप सम्राट और उसकी आत्मा तलवार उसके सिर के ऊपर उड़ रही थी। उनके पीछे दर्जनों शव पड़े थे, खून बह रहा था। जैसे जैसे दक्ष की वध आभा बढ़ती गई, उसे एक स्वर्गीय अनुभूति होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे दुनिया की सबसे अच्छी दवा मिल गई हो। वध करने की उसकी इच्छा बहुत तेजी से बढ़ रही थी, क्योंकि वह उस स्वर्गीय वधाभा को पाने की भावना को संजोए हुए था। वह अपनी भावनाओं में इतना डूब गया था कि वह मिंग लैन को नकली दुनिया से बाहर लाने के बारे में पहले ही भूल चुका था। चलते समय उसे कोई राक्षस नहीं दिखा। ऐसा लग रहा था मानो अभ्यास कर रहे राक्षसों के अलावा बाहर कोई और नहीं था। वह सबसे नजदीकी इमारत के पास पहुंच गया।
उसकी दिव्य इंद्री भी इस इमारत के अंदर नहीं देख पा रही थी। दक्ष ने अंदर घुसते ही दरवाजा लात मारकर खोल दिया। जैसे ही वो अंदर गया, उसने कुछ ऐसा देखा जिससे वो अंदर तक दंग रह गया। इमारत वाकई बहुत बड़ी थी, उसमें हजारों लोग आराम से रह सकते थे, लेकिन ये बात उसे हैरान नहीं कर रही थी। उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि उस स्थान पर सैकड़ों काली परियां थीं, लेकिन उन्हें पाकर खुश होने के बजाय वह क्रोधित हो गया। उसका खून खौल रहा था और उसकी आंखें लाल हो गई थीं। अल्पविराम। कमरे में सैकड़ों डाक परियां थीं और उनमें से किसी ने भी कपड़े नहीं पहने थे। उनके शरीर पर कुछ निशान भी थे, जैसे कि उन्हें जानवरों की तरह कोड़ों से पीटा गया हो। जैसे ही दक्ष हॉल में दाखिल हुआ, वे सभी सतर्क हो गए और कांपने लगे, मानो वे यातना के एक और दौर से डर गए हों। मेरे पास उनके लिए कपड़े नहीं हैं, दक्ष ने उनकी ओर देखते हुए कहा। मुझे यहाँ आप लोगों को भागने और डाक फेरी कबीले में वापस जाने में मदद करने के लिए भेजा गया था। मिंग रिन ने मुझे आपकी मदद करने के लिए कहा था। खड़े हो जाओ, हम जा रहे हैं। मैं रास्ते में आपके लिए कुछ कपड़े ले आऊंगा, दक्ष ने इतनी ऊंची आवाज में घोषणा की जो सभी तक पहुंचने के लिए पर्याप्त थी। लड़कियां झिझकते हुए दक्ष की ओर देखने लगी और कांपने लगी। यो, और लोग आ रहे हैं। मुझे लगता है कि उन्हें हमारी घुसपैठ के बारे में पता चल गया है। क्या तुम उनसे निपटना चाहते हो या हमें उनसे निपटना चाहिए? सांप सम्राट ने दक्ष से पूछा, क्योंकि वह भी इमारत में प्रवेश कर रहा था। तुम नहीं करोगे, इस बार मैं खुद ही इन्हें पहुंच दूंगा, दक्ष ने बिना पीछे देखे कहा। लड़कियों, मैं तुम्हें समझाने में अपना समय बर्बाद नहीं करने वाला। अगर तुम मुझ पर विश्वास करती हो तो मेरे पीछे आओ, और अगर तुम्हें अभी मुझ पर संदेह है तो कम से कम दरवाजे के पास खड़ी रहो और देखो कि बाहर क्या होता है। तुम्हें विश्वास होने लगेगा, दक्ष ने हॉल से बाहर निकलने से पहले उनसे कहा। उसने आगे देखा तो सैकड़ों राक्षस उसकी ओर आ रहे थे। उनकी संख्या बहुत बड़ी है। क्या तुम नहीं चाहते कि हम उनमें से कुछ को ले जाएं? सर्प सम्राट ने दक्ष से पूछा। वे अभी भी पर्याप्त नहीं हैं। यदि मैं संख्या के कारण कमजोरों की देखभाल भी नहीं कर सकता तो मुझे खुद को साधक कहलाने का कोई अधिकार नहीं है, दक्ष ने बड़बड़ाते हुए कहा और अपनी राजा की तलवार लहराते हुए सैकड़ों राक्षसों की ओर अकेले चलने लगा। एक अकेला मनुष्य 900 राक्षसों की सेना की ओर चला, जबकि हथियारबंद सेना एक अकेले मनुष्य की ओर भागी जिसके हाथ में खून से सनी तलवार थी। दक्ष और सेना बीच में मिले जब दर्जनों राक्षसों ने दक्ष की ओर अपने ब्लेड घुमाए। दक्ष ने अपना शरीर भी नहीं हिलाया, उसने हमलों को अपने शरीर पर होने दिया। उसके पास एक कलाकृति थी जो उसे शक्तिशाली साधकों के हमलों से बचाती थी। यहाँ तक कि पीक अर्थ रियल्म साधक भी एक ही हमले में उसकी कलाकृति की रक्षा को तोड़ने में सक्षम नहीं थे। उसके सामने मौजूद राक्षसों की तो बात ही छोड़िए, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि उसने काफी लोगों को साफ साफ मार डाला है और अब उसे सावधान रहने की जरूरत नहीं है। दक्ष पीछे कूद पड़ा और तलवार की मुद्रा में आ गया। अब सब कुछ खत्म करने का समय आ गया है। उसने बुदबुदाते हुए अपनी क्यूई को अपने हाथों की ओर बढ़ाया। तलवार के 7 रूप संत, 5वां रूप अराजकता। दक्ष ने अपनी तलवार को क्षैतिज रूप से घुमाते हुए कहा। जैसे ही दक्ष ने अपनी तलवार घुमाई, प्रकाश की एक भयावह चाप उसकी तलवार से निकली और आगे बढ़ने के साथ साथ बड़ी होती गई। चाप आगे बढ़ता रहा और आगे बढ़ने पर राक्षसों के शरीर को आधे टुकड़ों में काटता रहा। कोई भी इस हमले का विरोध नहीं कर पाया क्योंकि वे घास की तरह कट गए थे। प्रकाश की किरण अंततः इमारत के पिछले हिस्से से टकराए। दक्ष पर हमला करने वाले लगभग सभी राक्षस मर चुके थे और उनमें से केवल 3 ही जीवित बचने में कामयाब रहे थे, क्योंकि वे जमीन पर इस तरह गिरे थे जैसे कि वे मर चुके हों, लेकिन दक्ष ने उन्हें पहले ही देख लिया था। जब तीनों राक्षस मृत होने का नाटक कर रहे थे तो दक्ष उनके करीब चला गया। वो उनमें से एक के ठीक सामने खड़ा था जिसकी आंखें बंद थीं। उसने अपनी तलवार हवा में ऊंची उठाई और उस व्यक्ति के सिर की ओर तान दी। उसने अपनी तलवार नीचे खींची और उस आदमी के सिर पर वार कर दिया। उस आदमी के मुंह से एक जोरदार चीख निकली जो मरने से पहले मरने का नाटक कर रहा था।
बाकी दो राक्षसों ने ये देखा और उन्हें एहसास हुआ कि यह युक्ति काम नहीं आने वाली। वे अपनी जान के लिए यदि आप हमारे वीडियो को सोशल मीडिया पर उपयोग करना चाहते हैं तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। हमें कोई समस्या नहीं है। हमारे नोबल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। बहुत चिंतित थे। वे दोनों उठ खड़े हुए और भागने लगे। दक्ष ने भागते हुए उनकी ओर देखा और उनका पीछा करने की कोई कोशिश नहीं की। इसके बजाय उसने अपनी उंगलियां चटकाई। उसकी आत्मिक तलवार उन लोगों का पीछा करने लगी जो भाग रहे थे। दक्ष की आत्मा तलवार ने भाग रहे राक्षसों के सिर काट दिए। उनका सिर रहित शरीर कुछ सेकंड तक भागता रहा, सिर के बिना भी, फिर जमीन पर गिर गया। आत्मा तलवार पीछे हट गई और दक्ष के करीब आ गई। दक्ष ने पीछे मुड़कर उन लड़कियों की ओर देखा जो इमारत से उसे देख रही थीं। मैंने कपड़े छोड़ दिए हैं। वास्तव में यदि आपको राक्षसों के कपड़े पहनने में कोई आपत्ति नहीं है तो आप कपड़े ले सकते हैं और उन्हें पहन सकते हैं। यदि आपको कोई आपत्ति नहीं है तो आप नग्न भी आ सकते हैं। आपका कबीला केवल महिलाओं का कबीला है। मुझे नहीं लगता कि नग्न होकर चलना बहुत शर्मनाक होगा। चुनाव आपका है। मैंने आपको दो विकल्प दिए हैं। दक्ष ने उन्हें बताया और आगे बढ़कर अन्य इमारतों की ओर चल पड़ा। उसे यकीन था कि राक्षसों के नेता अभी भी नहीं आए हैं। उसे नेता को भी खोजने की जरूरत थी ताकि वह वस्तु ले सके जिसकी उसे जरूरत थी। तुम लोग लड़कियों के पास ही रहो। यहाँ जो भी राक्षस दिखाई दे उसे मार डालो। मैं आगे जा रहा हूँ। अगर तुम्हें कोई परेशानी हो तो मुझे बताओ, उसने जाने से पहले सांप सम्राट और अन्य लोगों से कहा। दक्ष अगली बिल्डिंग में गया और अंदर घुसते ही उसे लात मारकर खोल दिया। उसने बिल्डिंग के दरवाजे की तलाशी ली, लेकिन उसे अंदर कोई नहीं मिला। वो इमारत से बाहर निकलकर अगली इमारत की ओर जाने लगा, लेकिन तभी उसने देखा कि 5 लोग उस इमारत से बाहर आ रहे हैं। वे सभी उड़ रहे थे और उनकी पीठ के पीछे लाल चमगादड़ जैसे पंख थे जो उन्हें उड़ने में मदद कर रहे थे। दक्ष के आगे 5 राक्षस उड़ रहे थे। वे अभी अभी इमारत के सामने से निकले थे। उन सभी 5 की पीठ पर लाल चमगादड़ जैसे पंख थे। तुम कौन हो? दानव कबीले से तुम्हारी क्या दुश्मनी है? जहां तक मैं देख सकता हूं, तुम इस लोक से भी नहीं हो। बीच में मौजूद दानव ने गंभीर स्वर में दक्ष से कहा। दक्ष ने बीच में खड़े आदमी की तरफ ऐसे देखा जैसे वह नेता हो, क्योंकि उसने पहले बात की थी। क्या आप राक्षसों के सरदार हैं? दक्ष ने बीच में खड़े राक्षस से पूछा। मैं मास्टर देमा नहीं हूँ। मैं दानव कबीले का बुजुर्ग हूँ। बोलो, तुम हम पर हमला क्यों करते हो? हमारी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। तुम ऐसा क्यों करते हो? दानव ने दक्ष से पूछा। उसने पहले ही देखा था कि दूसरे दानव कितनी आसानी से मारे गए थे। उसे एहसास हुआ कि दक्ष एक आसान प्रतिद्वंद्वी नहीं था।